जय हिंद बच्चों। जिस क्लास का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो वो क्लास अब आ चुकी है। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न है सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का, जो साइंस का है, यानी मैट्रिक वाला एग्ज़ाम, जो यानी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इन प्रश्नों को, इन सभी क्वेश्चंस को अगर देख लेते हैं तो हो सकता है कि इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ले, आ जाए एग्ज़ाम में। तो इसलिए चलिए देखते हैं ये कौन सा प्रश्न है। तो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए ये सेंटअप में यानी पूछा गया था, ये साइंस का, ये साइंस का है यानी विज्ञान का है। ये टोटल इसमें 80 प्रश्न हैं, यानी 80 क्वेश्चन हैं। इन सभी के सभी को मैं एक तरफ से इसका आंसर की देने वाला हूँ, यानी कि एक तरफ से आंसर करने वाला हूँ। चलिए आप लोग एक तरफ से याद कर लीजिए, आप लोग सभी को। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अवतल लेंस का क्या होगा? तो अवतल लेंस का ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? चलिए वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, यानी R इज इक्वल टू कितना है? 32। तो आप इसको जो है फॉर्मूला बना लीजिए, क्या हो जाएगा इसका, यानी F बराबर हो जाता है F इज इक्वल टू 1/, यानी R/2। क्या हो जाएगा? R/2। तो हो जाएगा आपका 32 है, और इसको 2 से भागा दीजिएगा, काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ये। तो F बराबर क्या करना है? 1/, यानी कि आपको जो है इसको R/2 से भागा देना है सिर्फ, यानी 2 से भागा देना है, खुद से वो निकल जाएगा। चलिए तो कितना हो गया इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा, यानी सिर्फ आधा करना है इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। तरंग दैर्ध्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है इसको, तरंग दैर्ध्य को। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस द्वारा बोला है, तो लेंस का क्या होता है? एसआई मात्रक नहीं होता है इसका, तो कोई मात्रक नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन यानी एम निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो एम बराबर क्या होता है? -v/u। क्या होता है? -v/u, यानी कि आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई, यानी कि क्या कहते हैं कि जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है इसका। तो आपका जो है इस तरह से फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? तो एम बराबर आवर्धन बराबर -v/u। यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात, यहाँ बोला है अनुपात। चलिए अनुपात निकालना है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी F हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो FR इज इक्वल टू क्या होता है? R क्या होता है? दुगुना होता है F का दुगुना होता है। तो चलिए अब यहाँ बोला गया है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, तो फोकस दूरी आधा है,
तो क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 1/2 हो जाएगा, ये इसका 1/2 हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है बताइए, कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष, सी हो जाएगा इसका। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी? वायु में शक्ति क्या होगी बताइए? तो क्या होगी? ऋणात्मक होगी इसका। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? एमीटर किसको मापा जाता है? एमीटर से तो धारा को मापा जाता है एमीटर से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को बदलता है, किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी मशीनी ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा का खपत कौन करता है इनमें से? यहाँ तो कौन हो जाएगा? मोटर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा ले रहा है और यांत्रिक में चेंजिंग कर रहा है, तो ए हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला 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 क्वेश्चन को देखते हैं। श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होगा। क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध बराबर है, इसका हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा इसका। चलिए अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताइए कौन सा होगा? अनवीकरणीय बोला है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में जाएगा कौन? तो सूर्य जाएगा, जल से प्राप्त ऊर्जा जाएगा और पवन ऊर्जा, ये दोबारा से उत्पन्न हो सकता है, मगर इनमें से कोयला है तो कोयला क्या नहीं होगा? अनवीकरणीय है, ये कभी दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है और एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा ये, तो यही होगा इसका अनवीकरणीय। चलिए अब किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है किलोवाट घंटा बताइए? तो किसका है किलोवाट घंटा मात्रक? विद्युत ऊर्जा का है ये किलोवाट घंटा, यानी ऊर्जा। ऊर्जा का कोई ऐसे ही पूछ सकता है कि ऊर्जा का यूनिट क्या है? ऊर्जा का जो है एसआई यूनिट क्या है, तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो ऊर्जा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है तो कौन होगा इसका? वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है कौन? तो प्रिज्म करता है वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म करता है। प्रिज्म कितना रंग में करता है? यानी ये चलाएगा सारा वर्ण विक्षेपण में, ये एक जो है पट्टी बनाता है, इसमें 7 रंग बना देता है ये, इसको क्या बोलेंगे? विबज्योर बोला जाता है, विबज्योर, GYOR, विबज्योर। यानी कुल 7 रंग होते हैं प्रिज्म में, जो कलर बनता है तो वो कुल 7 रंग होता है वर्ण विक्षेपण में। चलिए अब नरोड़ा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है नरोड़ा परमाणु शक्ति केंद्र? किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, क्या करती है? तो क्या करती है? गतिमान हवा करती है। क्या करती है? गतिमान हवा करती है। गतिमान हवा की वजह से क्या होता है? कुंडली घूमती है, जिसकी वजह से घूमने की वजह से क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और उस हवा का जो वायु का यानी चाल होना चाहिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी जो है विद्युत ऊर्जा उससे उत्पन्न हो सकता है पवन चक्कियों से। चलिए आप बताइए, वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण किसमें नहीं हो सकता है? तो वर्ण विक्षेपण कहाँ कहाँ हो सकता है? यानी जहाँ पे अपवर्तन होगा तो वहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा, और जहाँ नहीं होगा तो वहाँ वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो कहाँ पे होगा? कांच में तो होगा, जल में भी होगा, और फाइबर भी कांच के ही समान कार्य करने लगता है, तो जिसकी वजह से इनमें वर्ण विक्षेपण होगा। मगर इनमें से वर्ण विक्षेपण असंभव है निर्वात में असंभव है, तो यही हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 100 वाट कमा दिया है 200 विभवांतर यानी वोल्ट, और क्या बोला है कि अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा क्या होगी? धारा का मान पूछ रहा है इसका क्या होगा उत्तर बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, यानी 0.5 एम्पियर होगा इसका। चलिए अब
एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होगा, क्या कैसा होगा बताइए? कैसा होगा? तो छोटा बना देगा। ये कैसा बना देगा? रेटिना पर प्रतिबिंब छोटा बना देगा। एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछता है कि किसी जैसे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है तो वो जो है कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। ये याद रखना है, ये वीवीआई है, इसको पूछता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको याद करते चलना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बताइए? कौन होगा इसका? क्या होगा इसका उत्तर बताइए? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो कौन किया था? फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बोला है? कौन सा कथन सत्य है बताइए आप लोग? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। यही होगा सही इसका आंसर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? प्रतिरोध, प्रतिरोध बोला है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो प्रतिरोध का होगा ओम। और प्रतिरोधकता अगर पूछ ले, कभी कभी पूछता है कि प्रतिरोधकता का क्या होगा? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? तो ओम मीटर हो जाएगा इसका। ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगा इसका। चलिए मगर प्रतिरोध का क्या है ऐसे मतलब? तो ओम है। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होगा? वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन, तो बेंजीन का अणुसूत्र बोला है, तो अणुसूत्र क्या होगा बेंजीन का? आपका जो है C6H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अणुसूत्र होगा इसका। क्या? बेंजीन का अणुसूत्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, क्या क्या रहते हैं स्टेनलेस स्टील में बताइए? बताइए कौन सा होगा इसका? कौन सा होगा आंसर? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, निकेल एवं क्रोमियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम के परमाणु के बाहनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बताइए? कितनी होती है? सोडियम का क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो बाहनतम कक्षा में तो सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। जब 11 होता है सोडियम का, तो एक काम कीजिए, इसको इसको जो है कक्षा में बांटते हैं। पहला 2 होगा, 8 10 और एक 11। 2 8 10 एक 11 हो गया इसका। तो क्या हो जाएगा? एक है बाहनतम कक्षा में, कितना हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध होते हैं बताइए? तो एक आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच क्या होगा? एक आबंध होगा। चलिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। और यहाँ पूछा है कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन का कितना है? 6 है। तो ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा इस। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो 6 परमाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तांबा की परमाणु संख्या, तांबा का परमाणु संख्या बताइए? एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तांबा का कितना होता है? 29 होता है। तांबा का 30। जिंक का भी पूछ लेता है ये। जिंक का कितना होता है? जिंक का 30 होता है। चलिए यानी 1 से लेकर के 30 तक आप लोगों को जो है परमाणु संख्या याद करके ही रखना है। हो सकता है कहीं से भी पूछ दे, कभी मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सोडियम, यानी कैल्शियम, कैल्शियम का ही पूछ देता है कभी कभी। तो कैल्शियम का कितना है? यहीं पे दिया हुआ है कैल्शियम का, ये कैल्शियम का है। कैल्शियम का भी पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अब इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं सहसंयोजक बंधन। अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है बताइए? कितना में होता है? कितना अनुपात में होता है? कितना अनुपात में होता है बताइए? क्या होगा इसका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका।
3:1, 3:1 के अनुपात में रहता है ये, 3:1 के अनुपात में रहता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? तो 18। कितना होते हैं? 18 होते हैं, 18 होते हैं। सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? तो बेकिंग पाउडर कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है। ह्वासित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो किससे होगा? वर्षा के जल से होता है, वर्षा के जल से। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? बोला है कौन धातु है। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। धातु, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12th है नीचे, तो उसी से पकड़ा जाएगा ये 12th किस, यानी कौन सा इससे जो तत्व होगा? तो मैग्नीशियम होगा। कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम। अलावा इसमें और भी जो बताया है, तो ये आपका जो है फ्लोरीन का है, आपका ये जो है ये कार्बन का है। चलिए उसके बाद और जो है आपका इसमें ऑक्सीजन का 8 है, इसमें ऑक्सीजन का 8 है। चलिए अब अगला देखते हैं। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य किस में होगा? तो हाइड्रोजन में होता है न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य। वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाता है, ये समावयवी कहलाता है। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय है बोला है। निम्नलिखित विलयनों में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक अम्लीय, तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। तो आप बताइए इनमें से कौन, किसका पीएच मान सबसे कम है? निम्नलिखित विलयन में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसका क्या होगा? pH1 होना चाहिए। फिर बेसिक में जाएगा तो आपका जो है 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और 7 के बराबर होगा तो क्या होगा? वो उदासीन हो जाएगा, वो 7 के बराबर उदासीन हो जाएगा वो। चलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? बताइए आप लोग क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? इसका क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। चलिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? मेंडलीव का बोला है, तो मेंडलीव का कितना होता है? तो 9 होता है। चलिए ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है? तो ये 16वें समूह का सदस्य है ये ऑक्सीजन। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उसको? बताइए। पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, नोबल गैसेस हो जाएगा, वो ये गैस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गैस। निम्नलिखित में कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपर प्लस टिन हो जाएगा इसका, यानी डी हो जाएगा इसका। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्षैतिज कतार। तो क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है, आवर्त कहलाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोजन की 52वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नाइट्रोजन बताइए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? तो नाइट्रोजन का हो जाता है 7। कितना होता है? 7। तो पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, 2 और 5 7, यही ना होगा। चलिए तो अब बताइए इसका उत्तर बताइए क्या होगा? नाइट्रोजन की 52वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? अब तो यहाँ तो सीधे आ रहा है, कितना होगा? क्या होना चाहिए इसका? नाइट्रोजन का 5 2 7, नाइट्रोजन का 7 है, तो आपका आ जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्या कहते हैं कि 5 हो जाएगा इसका। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या है? अम्ल जल में क्या है बताइए? तो विलेय होता है। क्या होता है? विलेय होता है। चलिए अब जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? जिंकाइट, तो जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है, ये जिंक धातु से बना है।
अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? तो क्षारीय होता है, ये क्षारीय। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? त्याग नहीं कर सकता है कौन? तो कौन नहीं कर पाएगा? तो फ्लोरीन नहीं कर पाएगा। इसका तो कैल्शियम का 2 होता है तो ये कर देगा मैग्नीशियम का 2 8 10 2 12, इसका भी 2 होता है ये भी कर देगा। सोडियम का 1 होता है ये भी कर देगा, मगर फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? फ्लोरीन का आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 9 है, तो 2 8 10 9 फिर आ जाता है वहाँ पे, तो 2 7 9 7 रह जाता है, जिसकी वजह से ये त्यागेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए अब, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? मिश्र धातु तैयार की जाती है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाएगा? तो कौन सा मिलाया जाता है? तो कॉपर को मिलाया जाता है। कॉपर को मिलाने के बाद जो है क्या बनाया जाता है? मिश्र धातु बनता है, और जिसका जो है फिर इसको आभूषण बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 22 नहीं तो 24 का होता है, मगर 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। कितना होता है शुद्ध सोना? 24 कैरेट का होता है, मगर ये 22 का ही बनाया जाता है। 2 कैरेट जो है क्या दे देता है? कॉपर जला दे करके इसको मिश्र धातु बनाता है, तब सही तरह से ढांचे में डाला जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है कैसा? अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होगा? अम्ल क्या होता है? खट्टा, खट्टा होगा। अम्ल क्या होते हैं? खट्टा होते हैं। चलिए, तो स्वाद खट्टा होगा अम्ल का। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा अम्लीय ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में होता है? एक परमाणुक में कौन होगा? तो अर्गन होगा एक परमाणुक। अलावा सल्फर कितना है? सल्फर S8 होता है। क्लोरीन क्या होगा? Cl2 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन H2 बोला जाता है, मगर अर्गन का सिर्फ A लिखा जाएगा, A2 नहीं लिखा जाएगा, यानी AR लिखा जाएगा, तो AR2 नहीं लिखा जाएगा, जिसकी वजह से ये एक परमाणु है ये। चलिए, अब अगला को देखते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, तो इनमें से क्या ये समजात अंग भी नहीं है, असमजात भी नहीं है, अवशिषीय अंग भी नहीं है, क्योंकि पक्षी होता है, पक्षी का पंख होता है समजात अंग, और चमगादड़ का होता है असमजात अंग। तो अब यहाँ पे तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ दिया गया है, तो जिसकी वजह से इनमें से कोई नहीं लेना पड़ेगा आपको आंसर। तो यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि आपको जो है धोखा देकर निकल जाए एग्जामिनर, तो इसलिए सोच समझ के आंसर करना है। चलिए, अब देखिए, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है, स्टोमक में पाई जाती है। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण कौन है? तो अंडोत्सर्ग का कारण कौन है? तो LH हार्मोन है, LH। क्या हो जाएगा इसका? LH। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। क्या है? पहले मछली घास गाय, तो ये तो गलती हो रहा है ये। अब कौन है? घास बकरी बाघ, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा बाघ, तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है बताइए? तो बीज विकसित होता है कहाँ पे? बीजांड से, बीजांड से होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र अनुपस्थित किस में रहते हैं? किस में रहते हैं बताइए? तो हाइड्रीला में रहता है। कहाँ पे? तो हाइड्रीला में रहता है अनुपस्थित रंध्र, रंध्र नहीं होता है इसमें। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? उस वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? सामान्य स्त्री में बोला है, तो स्त्री में कौन सा होता है? तो XX होता है। क्या होता है? XX। और पुरुष पूछ ले अगर, पुरुष, तो पुरुष का क्या होता है? XY होता है। पुरुष का क्या होता है? XY। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऐसा ही पूछ देता है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्र XX और XY, तो 23वें जोड़े होता है, तो 23 में, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछिए तो आपको 23 जोड़ी बताना है, और इनमें से 23वें को कहते हैं क्या? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और 22 जो होते हैं वो ऑटोसेम्स होते हैं,
वो निर्धारण नहीं करते हैं। 23 में जोड़े ही सिर्फ क्या करते हैं, यानी कि लिंग का निर्धारण कर लेता है। चलिए, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग होता है, कैसा होता है इसका रंग बताइए? तो नीला और काला होता है इसका रंग, नीला और काला होता है। चलिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बताइए? क्या होगा इसका आंसर? होगा सिनेप्स होगा इसका, सिनेप्स हो जाएगा। मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये, MVBI। चलिए, अब अगला देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम बोला है तो कृत्रिम कौन सा है? कृत्रिम जो बनाया जाएगा तो ये है, ये बनाया जाता है जल जीवशाला, जल जीवशाला। अलावा तालाब है, तालाब जो है नेचुरल है, जंगल भी नेचुरल है और नदी भी नेचुरल है, मगर जल जीवशाला आप बना सकते हैं आराम से। चलिए आप देखिए, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो लेटेक्स है, लेटेक्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अमीबा में पोषण की विधि होती है, क्या होती है? परानी संभोजी। क्या होती है? परानी संभोजी। क्या होती है? परानी संभोजी या होलोजोइक बोल सकते हैं इसको। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो कितना है? ये आपका जो है 0.03% होता है, 0.03%। वायु में पूछ रहा है, 0.03% होगा इसका। वायु में O2 का प्रतिशत है, अच्छा O2 का प्रतिशत बोला है तो नहीं, ये नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। आपका जो वायुमंडल में बोला है ना, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत 21% होगा, क्योंकि वायु, टोटल वायु में कौन कौन सा चीज़ होता है पहले ये देख लीजिए। टोटल वायु में आपका जो है 78%, आपका जो है 78% जो है नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो जाएगा 21%, ऑक्सीजन हो गया 21%। चलिए ये ऑक्सीजन लिख लीजिए इसमें, और अदर गैस 1%, कुल मिलाकर कितना हो गया? 100%। ठीक है, तो सारा कितना हो जाएगा इसका? तो वायु में O2 का यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। चलिए अब एक जो है रिएक्शन दे दिया है 6CO2 + 6H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल दे दिया है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण किया और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया, 6 अणु ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। ये कैसा अभिक्रिया है बताइए? किस तरह का अभिक्रिया है ये? किस तरह का अभिक्रिया है? तो सीधे दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ये, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा इसका। लसिका क्या है बताइए? लसिका क्या है? तो क्या है ये? ऊतक द्रव है ये, लसिका ऊतक द्रव है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। परागकण पाया जाता है, परागकण कहाँ पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाता है परागकण। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत का एक भाग है? छोटी आंत का एक भाग कौन है? छोटी आंत का एक भाग तो ग्रहणी है, छोटी आंत का एक भाग। शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु बोला है तो शुक्राणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। शुक्राणु, अंडाणु भी पूछ दे अगर, अंडाणु अगर पूछ दे तो भी क्या बताना है इसका? ये भी अगुणित होगा। क्या होगा? ये अगुणित होगा ये। अगर वहीं पे आपका जो है फ्यूजन होने के बाद अगर पूछेगा तो वहाँ पे फिर आपका द्विगुणित हो जाएगा फिर। चलिए अगला को देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, 32 दांत। एक और पूछ लेता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांत, तो अस्थायी कितना होता है? तो 20 होता है अस्थायी, और अस्थायी, अस्थायी क्या? 32, यानी मनुष्य में जो होता है, वयस्क मनुष्य में जो होता है। चलिए अब पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, क्या? पर्रों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, ये सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ना, ये भी सही है। तने की वृद्धि, ये सारा काम किसका है? तो साइटोकाइनिन का ही है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागति बताइए। तो वंशागति से कौन है सम्मत? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल।
मटर के पौधे पर इन्होंने ही क्या किया था, परीक्षण किया था। चलिए ये भी याद रखना है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बताइए कितना पर देखा जाता है सर्वप्रथम? तो 10x पर देखा जाता है। कितना पर? 10x पर देखा जाता है इसको। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं? कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 80 है ये लास्ट है। बताइए क्या होगा इसका? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम उत्पाद क्या होगा? सूर्य होगा। इसका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य। चलिए यहाँ तक तो 80 के 80 प्रश्न मैंने आप लोगों को जो है आंसर कर दिया है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा सबको ही। चलिए अब जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी देख लीजिए क्या क्या पूछा है। लेंस की क्षमता की परिभाषा है इसका एसआई मात्रक। और क्या बोला है कि मानव आंख में दृष्टि दोष, यानी मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आप लोग सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। विचलन कोण किसे कहते हैं? किसी तार का प्रतिरोध इतना है तो कथन का क्या अर्थ है? उत्तम ईंधन क्या की विशेषता पूछा है। ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। वर्ण विक्षेपण पूछा है। इंद्रधनुष क्या है? ये भी पूछा है। चलिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है क्यों? सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्टिव में जो जो आया है देख लीजिए आप लोग सेंटअप में। चलिए अब क्लास को एंड करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो सही लगा, क्लास सही लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए इसको, ताकि जो है सब्सक्राइबर बढ़े और जो है हम जो है आप लोगों के लिए लगातार इस तरह से वीडियो लाते रहें, क्लास लाते रहें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर आ जाए।